को रिकॉर्ड दिखवा दूंगा, रिकॉर्डिंग। अब छुट्टी नहीं, अब उसको दीपावली फिर आ रही, फिर ये हो रही, फिर तो कोर्स ही कंप्लीट नहीं हुआ, छुट्टी की अर्जी नामंजूर। अब जिसको देखना है, जो बीपीएससी जाने वाले ऑफिस में लिखवा दीजिएगा, उनको मैं रिकॉर्डिंग दिखवा दूंगा। दैट्स ऑल, यही मैं आपको हेल्प कर सकता। अब देखिए यहां पर देखना, मुगल साम्राज्य का पतन। मुगल साम्राज्य के पतन में बच्चे हमने एक आपको संकट की अवधारणा बताई है, याद होगा, गिरदारी संकट, कृषि संकट, याद होगा। अब ये जो पूरा पैराग्राफ है, ये जो ऊपर में लिखा हुआ है, उसे तो बुकलेट में मैंने फिर आपको डिटेल्स में थोड़ा दिया हुआ है, लेकिन यहां पर जो मैंने लिखा हुआ है उसमें मैंने 3 विचार दिए हुए हैं आपको। अब उसको ध्यान कर लीजिएगा। 3 विचार में पहला विचार मैंने दिया हुआ है कि अयोग्य मुगल शासक, कमजोर उत्तराधिकारी, उत्तरदायीहीन अमीर वर्ग, ये पहला पॉइंट है। जैसे मैंने आपको बताया था पहले, आपको याद होगा कि जब भी हम मुगल साम्राज्य के पतन की व्याख्या करते हैं तो एक मुद्दा आता है रोल ऑफ इंडिविजुअल का। जैसे परंपरागत इतिहास लेखन में मैंने जो आपको इतिहास लेखन की बात बताई थी, उसमें मैंने आपको 2 थियरी दी थी, आपको याद होगा। एक थियरी हमने दी थी व्यक्ति की भूमिका, द रोल ऑफ इंडिविजुअल, और दूसरा हमने दिया था भौतिक कारकों की भूमिका, याद आ रहा है। मैंने व्यक्ति की भूमिका में मैंने बताया था कि जैसे परंपरागत इतिहास लेखन में यह कहा जाता था कि किसी राजा, किसी शासक की जो नीति होती है, कार्य होती है, वही नीति और कार्य उसके विचारों की उपज होती है, और वही नीति और कार्य किसी साम्राज्य के उत्थान और पतन के लिए उत्तरदायी होता है। लेकिन जब मार्क्सवादी इतिहास लेखन का उद्भव हुआ तो इसने ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि एक शासक की नीति और कार्य भी तात्कालिक परिस्थितियों की उपज होती है। तो ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति के नीति और कार्य का महत्व नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि मुख्य रूप से आप उन परिस्थितियों का अध्ययन करिए जिसके कारण वो नीति और कार्य बने, और तब वो नीति और कार्य को के प्रभाव का अध्ययन करिए। मतलब नीति और कार्य किसी के विचारों की उपज केवल नहीं होती। तो एक मुद्दा आता है रोल ऑफ इंडिविजुअल का। जैसे परंपरागत इतिहास लेखन में मैंने जो आपको इतिहास लेखन की बात बताई थी, उसमें मैंने आपको 2 थियरी दी थी, आपको याद होगा। एक थियरी हमने दी थी व्यक्ति की भूमिका, द रोल ऑफ इंडिविजुअल, और दूसरा हमने दिया था भौतिक कारकों की भूमिका, याद आ रहा है। मैंने व्यक्ति की भूमिका में मैंने बताया था कि जैसे परंपरागत इतिहास लेखन में यह कहा जाता था कि किसी राजा, किसी शासक की जो नीति होती है, कार्य होती है, वही नीति और कार्य उसके विचारों की उपज होती है, और वही नीति और कार्य किसी साम्राज्य के उत्थान और पतन के लिए उत्तरदायी होता है। लेकिन जब मार्क्सवादी इतिहास लेखन का उद्भव हुआ तो इसने ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि एक शासक की नीति और कार्य भी तात्कालिक परिस्थितियों की उपज होती है। तो ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति के नीति और कार्य का महत्व नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि मुख्य रूप से आप उन परिस्थितियों का अध्ययन करिए जिसके कारण वो नीति और कार्य बने, और तब वो नीति और कार्य को के प्रभाव का अध्ययन करिए। मतलब नीति और कार्य किसी के विचारों की उपज केवल नहीं होती। जैसे मैंने आपको एक हरवंश मुखिया का एक स्टेटमेंट बताया था कि अगर आप ऐसा मानते हैं कि अकबर की उदार धार्मिक नीति अकबर के मस्तिष्क की उपज थी, तो यह निष्कर्ष बहुत ही स्वाभाविक हो जाता है कि औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति उसके कट्टर मस्तिष्क की उपज थी। लेकिन ऐसा नहीं है, केवल मस्तिष्क की उपज नहीं है, बल्कि परिस्थितियों की भी देन है। तो हम यहाँ पर यह कहना चाहते हैं कि एक समय था कि 1960 से पहले जब राष्ट्रवादी संविधानवादी स्कूल चलता था मिडिवल हिस्टोग्राफी में, तो फिर शासक की भूमिका को, जैसे औरंगजेब की दक्षिण नीति, औरंगजेब की धार्मिक नीति, आप कह सकते हो मुगलों के कमजोर उत्तराधिकारी, उत्तरदायित्वहीन अमीर वर्ग, और ये सब कारकों को साम्राज्य के विघटन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे मार्क्सवादी इतिहास लेखन का उद्भव हुआ तो मार्क्सवादी इतिहास लेखन ने सिद्ध करने का प्रयास किया कि मुगल साम्राज्य के पतन का कारण किसी शासक की नीति और कार्य में, हाँ, शासक और नीति का कार्य उत्तरदायी हो सकता है, लेकिन उसका वो सहायक भूमिका निभा सकता है। दे कैन प्ले द सप्लीमेंट्री रोल। लेकिन जो मुख्य भूमिका उसमें होगी वह होगी कहीं ना कहीं साम्राज्य के ढांचे में जो दरार उत्पन्न हुआ, वही साम्राज्य के मूल ढांचे में उत्पन्न होने वाला दरार इसका महत्वपूर्ण कारण रहा। और फिर उसी क्रम में उन्होंने संकट की अवधारणा दी, जो संकट आप देखते हो, जिसको तुम जागीरदारी संकट, कृषि संकट आदि के रूप में जानते हो, जो मैं तुमको पढ़ा चुका हूं।
तो दूसरी धारा ये जागीरदारी कृषि संकट जैसी धारा यानी संकट की अवधारणा वाली थी। ये मार्क्सवादी इतिहास लेखन का डोमिनेंस लगभग 20वीं सदी के अंत तक या 1990 के दशक तक रहा। 1990 के दशक से इनके विचारों को चुनौती मिलनी शुरू हो गई, क्योंकि वही समय है कि मुजफ्फर आलम, चेतन सिंह, संजय सुब्रमण्यम, कैरन लियोनार्ड, पीजे मार्शल जैसे विद्वानों का उद्भव होने लगा और वे मुगल साम्राज्य के विघटन में कुछ दूसरे प्रकार का विचार देने लगे। सतीश चंद्रा तो संकट वाली अवधारणा वाले थे, जागीरदारी संकट, लेकिन बाद में जंप करके वो भी उसी ग्रुप में चले गए। तो इन विद्वानों ने दिखाने का प्रयास किया, एक्चुअली मुगल साम्राज्य के पतन में इनका कहना है, इन विद्वानों का जो तीसरी श्रेणी में जो मैंने आपको लिखवाया है, आपने पढ़ा होगा घर पर, क्या अगर नहीं पढ़ा होगा तो भी टेंशन नहीं है, क्योंकि अब जब आप नहीं पढ़ने वाले हो तो मेरे प्रयास करने से थोड़ा होगा, तो इसलिए जो पढ़े होगे उसी को मैं एड्रेस कर रहा हूँ। तो मैंने आपको वहाँ पर तीसरे वाले पॉइंट में बताया है कि एक्चुअली दो तरह के विचार मुगल साम्राज्य के विघटन में है। एक विचार को कहते हैं साम्राज्य केंद्रित दृष्टिकोण और दूसरे विचार को कहते हैं क्षेत्र केंद्रित दृष्टिकोण। तो जो साम्राज्य केंद्रित दृष्टिकोण है वो मानता है कि भाई साम्राज्य के पतन का कारण मूल रूप से साम्राज्य में यानी साम्राज्य के केंद्र में निहित है, मतलब कि दिल्ली और आगरा ने जो नीति निर्धारित की उन नीतियों के कारण साम्राज्य का विघटन हुआ। दिल्ली और आगरा ने जो नीति निर्धारित की उस नीति के कारण साम्राज्य का विघटन हुआ। लेकिन जो दूसरा दृष्टिकोण आया उसको कहते हैं क्षेत्र केंद्रित दृष्टिकोण। वो क्षेत्र केंद्रित दृष्टिकोण कहता है कि नहीं, साम्राज्य के विघटन का कारण अगर आपको ढूंढना है तो आप केंद्र में यानी साम्राज्य के ऊपर न ढूंढकर उसे क्षेत्र में ढूंढिए। क्षेत्र का मतलब है जैसे उन्होंने अवध सूबा का अध्ययन किया मुजफ्फर आलम ने और चेतन सिंह ने पंजाब सूबा का अध्ययन किया, तो मुजफ्फर आलम वहां पर वो थियरी देते हैं कि एक्चुअली हुआ ऐसा कि इस काल में आर्थिक संकट नहीं है बल्कि आर्थिक समृद्धि है। यूरोप से बड़ी मात्रा में चांदी आ रही है, फिर नकदी फसलों का प्रचलन आरंभ हो गया है, तो इस कारण से क्षेत्रीय स्तर पर समृद्ध क्षेत्रों का विकास हुआ है। जैसे उन्होंने बदायूं, बरेली, फर्रुखाबाद जैसे क्षेत्र, बंगाल जैसे क्षेत्र का दृष्टांत देते हैं कि यहाँ पर आर्थिक रूप से समृद्ध पॉकेट्स उत्पन्न हुए, क्योंकि वहाँ पर कृषि का, नकदी फसलों की खेती और चांदी के आगमन के कारण ऐसा हुआ। तो जब क्षेत्रीय स्तर पर समृद्धि आई तो उस समय जो क्षेत्रीय पैट्रियार्ट्स थे उनकी आंखें चमकने लगी, क्योंकि अब तक तो केंद्र का उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव था और जो अधिशेष क्षेत्र से था वो केंद्र खींच लेते थे। अब उनकी स्वयं की महत्वाकांक्षा जग गई कि नहीं, बेहतर है कि हम क्षेत्र को स्वतंत्र कर लें ताकि हम केंद्र को यहाँ से अधिशेष हमें ना देना पड़े। तो इसी क्रम में जो सूबेदार, उस क्षेत्र के जो जागीरदार और जो मददे मांस प्राप्त करता और जमींदार थे, उस सबों ने मिलकर और विद्रोह कर दिया केंद्र के अगस्त में और स्वतंत्र हो गए। तो ये समृद्धि के कारण विघटन हुआ, न कि संकट के कारण। अब लास्ट में मैंने कंक्लूजन में ये चीजें दी है कि मुगल साम्राज्य एक विशाल आकार में विशाल साम्राज्य था और यह एक जटिल संबंधों पर आधारित था। इसलिए इतने बड़े साम्राज्य के विघटन के लिए कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं हो सकता। कुछ क्षेत्रों अगर इसके लिए कुछ हद तक अगर आर्थिक संकट उत्तरदायी है या इसके लिए अगर सरकार और राज्य का संकट उत्तरदायी है, तो दूसरी तरफ क्षेत्रीय स्तर पर होने वाले समृद्धि ने भी क्षेत्रीय विद्रोह को प्रोत्साहन दिया। और एक बार जब विघटन की प्रक्रिया आरंभ हो गई तो एक योग्य शासक उस प्रक्रिया को कम से कम धीमा कर सकता था, लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय शासक और उत्तराधिकारी भी योग्य नहीं रहे, इसलिए यह प्रक्रिया और भी तीव्र हो गई और फिर मुगल साम्राज्य का विघटन हो गया। तो तीनों को हमने कोई ना कोई रूप में उसमें लपेट दिया है। तो मुख्य रूप से ये तुम्हारा, इसमें तो बहुत थियरी है, बहुत सारे बुक्स ही है, स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ 18th सेंचुरी, बहुत सारे बुक हैं, लेकिन मैं उस पूरे को मैंने सार संक्षेप में यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसके आधार पर जैसे तुम लोग को जितना जगह यहाँ लगता है कि तुमको लेगा 1 पेज या जितना, तुम लोग अपने राइटिंग से अनुमान करके पहले उतनी जगह छोड़ लो, तब इस पर, क्योंकि ये चीजें भी तुमको कॉपी में नोट करनी पड़ेगी और अभी मैं क्वेश्चन फॉर्म करवा देता हूं। पेज क्यों उलट के देख रहे हो? केवल ऊपर वाला पार्ट ही उत्तरदायी होंगे। 1, 2 और 3 पॉइंट जो ऊपर है वहीं तक का मैं कह रहा हूं, मैंने आधा से ऊपर है, आधा पेज से भी थोड़ा कम ही है, देख लो। मैंने 18वीं सदी का संकट क्या है वो अलग चीज हो गई, उससे ऊपर जो जितना है, तो कितना स्पेस लेगा उतना स्पेस छोड़ लो, उसके आगे लिखो। उस स्पेस को तुम कॉपी पे उतार लेना खुद से। हो गया?
अब जैसे एक प्रश्न आपका बनता है, नीचे ब्रेक दीजिए। हाँ, लिखिए कि 17वीं सदी का संकट क्या है। तुम्हारे सिलेबस में 17वीं सदी का संकट भी दिया है। 17वीं सदी का संकट क्या है? 17वीं सदी का संकट क्या है? संकट क्या है? तथा इसने मुगल साम्राज्य पर किस प्रकार का प्रभाव डाला? तथा इसने मुगल साम्राज्य पर किस प्रकार का प्रभाव डाला? मुगल साम्राज्य पर किस प्रकार का प्रभाव डाला? प्रश्नवाचक चिन्ह डाल दीजिए। अब देखो यहां पर इस प्रश्न के दो पार्ट हो चुके। मैं संकट तो आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, तो ब्रेक देकर लिखिएगा प्रथम भाग। प्रथम भाग डैश देकर लिखिएगा। लगभग 100 to 125 शब्दों में, लगभग 100 to 125 शब्दों में जागीरदारी संकट और कृषि संकट को, जागीरदारी संकट एवं कृषि संकट को, जागीरदारी संकट एवं कृषि संकट को, कृषि संकट को संक्षिप्त में बताना है। जागीरदारी संकट और कृषि संकट को संक्षिप्त में बताना है, संक्षिप्त में बताना है, बताना है। लिखिए दूसरा भाग, दूसरा भाग डैश देकर लिखिएगा। इसमें प्रभाव के रूप में, इसमें प्रभाव के रूप में निम्नलिखित तथ्य दर्शाने हैं। प्रभाव के रूप में निम्नलिखित तथ्य दर्शाने हैं। तुम लोग पकड़ लोगे ना जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं। अब वही कि जागीरदारी संकट और कृषि संकट तुम लोगों ने उधर 3-3 पॉइंट, उधर 4-5 पॉइंट लिखा हुआ है, उधर 3 पॉइंट लिखा हुआ है। इसको संक्षिप्त में तुमको 100-125 शब्द में लिखना होगा, तो मैनेज कर लोगे? ये हुनर तो सीखना पड़ेगा। इसमें मैं क्या कर सकता हूं तुम ही बताओ, क्योंकि यहां पर मेरा लिमिटेशन है ना। हर एक क्वेश्चन को छोटा करके तो नहीं दे सकते तुम, समझ लो ना। इसलिए आईएएस जो क्वालिफाई करते हैं वो कंप्लीट नकलची नहीं कर सकते, थोड़ी मौलिकता उनको डेवलप करनी पड़ती है राइटिंग। और इसलिए जो कोई भी आपको कह रहा है कि मैं आपको क्वालिफाई करा दूंगा, उससे बड़ा लायर कोई नहीं हो सकता, उससे बड़ा झूठा कोई नहीं हो सकता। वो आपको बेवकूफ बना रहा है, कभी नहीं हो सकता। क्वालिफाई तुम करोगे, और क्वालिफाई तुम करोगे जो गिवन मोमेंट में कैसे समझोगे। इसलिए माफ करना, तुम लोगों का ध्यान जब दूसरे चीजों पर भटकता है तुम इसलिए रोकते हैं। कई बार हमको लगता है कि तुमको कष्ट हो रहा होगा कि भाई थोड़ा डिक्टेटोरियल वे में जाते हैं, लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तुम लोग और गलत दिशा में भटक जाओगे। क्योंकि काम की चीजें तो इतनी है, इतने क्वेश्चन है, इतनी चीजें कि हम लोग को उसे इतर कहाँ जाने का मतलब गुंजाइश है। क्योंकि तो तुम देखते ही हो कि क्वेश्चन के ऊपर काम करोगे, इसके ऊपर सोचोगे, तो सोचोगे तो टू द पॉइंट सोचो, जो तुम्हारे लिए रेलिवेंट ज़्यादा हो, जो तुम्हारे लिए यूजफुल हो, उन बातों पर ध्यान दो। तो अभी जो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, इसमें 2 पहलू आ जाएंगे तुम्हें, कृषि संकट और जागीरदारी संकट के प्रभाव। तो डैश दे दो और डैश देकर पॉइंट फर्स्ट लिखो, डैश देकर पॉइंट फर्स्ट लिखो कि लिखिएगा कि हाँ किसान, कृषक, सही, लिखिए कृषक विद्रोह ने
कृषक विद्रोह ने राजकीय आय को धक्का पहुंचाया, राजकीय आय को धक्का पहुंचाया, राजकीय आय को धक्का पहुंचाया, धक्का पहुंचाया। और पॉइंट नंबर 2 लिखिए। हाँ हाँ लिखिएगा कि हाँ हाँ लिखिए, हाँ 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 लिखिए, लिखिएगा कि हाँ 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 जमींदारों के विद्रोह के कारण, जमींदारों के विद्रोह के कारण जमा दामी और हासिल दामी में अंतर आया, जमा दामी और हासिल दामी में अंतर आया और इसके परिणाम स्वरूप राज्य का, इसके परिणाम स्वरूप राज्य का आर्थिक ढांचा, राज्य का आर्थिक ढांचा, राज्य का सैन्य ढांचा, राज्य का सैन्य ढांचा कमजोर हुआ, राज्य का सैन्य ढांचा कमजोर हुआ, राज्य का सैन्य ढांचा कमजोर हुआ। अब ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 2।